तो हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि हमें एविडेंस ढूंढना है, बॉडी है नहीं है, किस हालत में है, उतना हमारा दिमाग ऐसा है कि तो क्या एविडेंस, मतलब अगर किसी का मर्डर हो गया तो क्या एविडेंस ढूंढोगे वहाँ पे? आप सबसे पहले क्या देखोगे? ठीक है, आप कोई भी एक सिनेरियो बताओ, मर्डर कैसा? नहीं, आप तो बेंगलुरु की घटना की बात करते हैं ना अपन, जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के को बुलाया, बोला कि मेरे को आपको प्रपोज करना है, और जला के मार दिया। फॉरेंसिक एविडेंस कितने फ्रेजाइल है मैडम। मतलब आपने मतलब किसी का बाल दिया, एक लड़की का बाल दे दिया कि ये एक लड़की का बाल है, तो सर ने किसी का दूसरी लड़की का बाल डाल दिया उसमें। किसी बड़े मिनिस्टर या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ है इसमें, उनको पता चल गया, तो उन्होंने एक बाल बोला कि दूसरा बाल डाल दो जाते जाते। तो फॉरेंसिक एविडेंस कितने फ्रेजाइल हुए फिर। सी ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, जो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं उसमें आप सीलिंग करते हो एविडेंस की, आपने पैक करके सील कर दिया है वो एविडेंस। अब अगर वो सील ब्रेक हो जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों होते हैं इतने केस? मतलब आपने कुछ स्टडी किया इसके बारे में कि मतलब कोई किसी के पिता को मार देता है, कोई किसी बेटी को मार देता है, कोई किसी को इतना ब्रूटली मार देता है, मतलब जला देते हैं? मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं या फिर मतलब क्या क्या इंसिडेंट होता है, ऐसा क्यों हो जाता है ऐसा समाज में? मेंटली डिस्टर्ब हम हर क्रिमिनल को नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हर एक क्रिमिनल को, पर कहीं ना कहीं एग्रेशन और आज के टाइम पे क्या लोगों के अंदर डर नहीं है, लैक ऑफ फियर। और जैसे पहले होता था कि भाई हम पेरेंट्स को और अपने बड़े बुजुर्गों की जितनी रिस्पेक्ट करते थे, जितनी इज्जत करते थे, आज के टाइम पे अगर देखा जाए वो जनरेशन नहीं रही उतनी रिस्पेक्ट देने वाली या डरने वाली। आपको आज तक का सबसे खतरनाक केस कौन सा लगा कि आपको भी रोना आ गया होगा, यार ये तो नहीं होना चाहिए लाइफ? अगर बताऊं तो जो रेप केसेस होते हैं, स्पेशली द हीनियस काइंड ऑफ, सारे रेप केसेस ऑब्वियसली काफी ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं, बट जो हीनियस जो सामने आते हैं, चाहे आप आरजीकर कॉलेज का ले लो, निर्भया का केस ले लो, या ऐसे इतने मल्टीपल केसेस है जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को मार देते हैं। अच्छा प्रियांशी जी, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत सारे केसेस आए जो सुसाइड के पहले केस बता दिए गए हो कि ये सुसाइड है, और बाद में फॉरेंसिक ने उसको बताया कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये तो मर्डर है? ऐसा कोई केस इन्वेस्टिगेट किया? हाँ होता है ऐसा, कई बार ही होता है कि मान लो कि पुलिस ने ही, या पुलिस तो गए चलो ठीक है, नहीं तो मीडिया में आ गया कि ये सुसाइड था, सामने वाले ने सुसाइड कर लिया, कि हमने हैंगिंग देखी और बोला कि सुसाइड है, बाद में एनालिसिस हुआ, पता चला कि वो पहले ही मर चुका था, मौत उसकी किसी और रीजन से हुई थी, स्ट्रैंगुलेशन से मौत हुई थी, गला दबा के मारा गया था और फिर सुसाइड दिखाने के लिए उसे डांग दिया गया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं। प्रियांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू सो मच। कैसे मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही कैसे चल सकती है? आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हैं। बस हवा, जब तक क्राइम हो रहे हैं तब तक हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। ऐसा माइंडसेट कैसे बनाया मैडम अभी इतनी सी कम उम्र में कि फॉरेंसिक के अंदर जाना है, मर्डर देखने हैं, क्राइम देखना है, लोगों को देखना है? मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती होगी आपकी आंखों के सामने जो आम आदमी देखने से घबराता है। बेसिकली ये माइंडसेट मैंने क्लास 10th में बना लिया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। ये नहीं था कि एकदम मर्डर देखना है या क्राइम सीन देखना, बस ये था कि मुझे कुछ ऐसा जस्टिस दिलाना है लोगों को, कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं, फॉर द पीपल। तो इसीलिए फिर मैंने ये फील्ड चूज कर 10th ली। क्लास में कैसे? मतलब थोड़ा हाँ, बैकग्राउंड बताओ ना इसमें, इसके पीछे कैसा है 10th क्लास में, कौन क्या सोचता है मैडम? एक स्टोरी है छोटी सी, कि बेसिकली मैं 10th क्लास में जब मेरे एग्जाम्स हो गए थे, बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो वो उसके बाद जो स्कूल के टॉपर्स थे उनके लिए एक सेमिनार अरेंज कराया गया था मेरे ही लोकेशन पे, एक यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी विजिट कराएगी और वहीं पर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी थी, तो वो भी विजिट कराएगी। तब मुझे पहली बार पता चला था कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फॉरेंसिक साइंस, और इसमें आप डिग्री भी कर सकते हो, और यही इसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वो डिग्री। तब मुझे वो चीज़ स्ट्राइक करी थी और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि बीइंग फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, पर मैं इस फील्ड में जाऊँगी बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यूनिक, जो अभी तक कहीं किसी ने नहीं कर रखी है, यानी स्पेशली मेरे एरिया में। तो फिर मैंने डिसाइड करा। तो फॉरेंसिक मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं और प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं इनके। हाँ, हाँ, दोनों होते हैं। अब ऐसा देखा जाता है कि जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो एविडेंस को टेम्पर करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ देख उसी के लिए पैसे कमाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ मूवीज़ है, ये मिथ्स हैं और कुछ नहीं है। कम है। पक्का, पक्का 100%। कोई केस सॉल्व वास्तव में होता है फॉरेंसिक से? कोई नहीं, सारे ही केस फोरेंसिक से ही सॉल्व होते हैं। अच्छा, अभी जितने ये 2-3 जैसे इंडिया की रिसेंट केस की बात करें, जैसे एक बच्चे ने अपने फादर को मार दिया, हुँ, ड्रम के अंदर उनको बुला हुँ। दिया, प्लस अभी आईआरएस की बेटी का एक मर्डर प्लस रेप हो गया। उसके बाद में
अभी एमपी के अंदर एक लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी। मतलब इतना खतरनाक ये जो केस हो रहे हैं, क्या ये फॉरेंसिक से सॉल्व होंगे या फिर पुलिस वाले सॉल्व कर देंगे इसको? नहीं, बिना फोरेंसिक के कोई भी क्राइम सॉल्व नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जब कोर्ट में जाते हो, जब कोर्ट में कोई भी केस जा रहा है, तो आप किस बेसिस पर किसी को प्रूव करोगे या डिस्प्रूव करोगे कि किसने क्राइम किया है, किसने नहीं किया है? एविडेंसेस। जितने भी एविडेंसेस हैं उसी के बेसिस पर। इवन जो आई विटनेस है, वर्बल स्टेटमेंट्स उतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, रिलायबल नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ एक कोरैबोरेटिव एविडेंस की तरह काम कर रहे होते हैं। पर अगर फिज़िकल एविडेंस है, मान लो फिंगरप्रिंट मिल गया या आपका कुछ भी ऑर्नामेंट मिल गया, हेयर मिल गया या मान लो, तो वो एविडेंस सॉलिड हो गया कि आपकी प्रेज़ेंस कन्फर्म है। अब हेयर मिला है, अब आइडेंटिफ़ाई पुलिस थोड़ी कर पाएगी कि किसका हेयर है। तो उसे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए फोरेंसिक्स लगता है कि किसका हेयर है, डीएनए प्रोफाइलिंग आप करके दो और पूरी इन्फॉर्मेशन आप निकाल के दो, यहाँ पे फोरेंसिक लगती है। इवन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कि एविडेंस कलेक्ट करना है, वो भी पुलिस एक लिमिट तक ही कर सकती है। अगर पुलिस ही सारा इन्वेस्टिगेशन कर पा रही होती तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को लाया ही नहीं जाता। अब न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग यही किया गया है कि ऐसे जितने भी केसेस हैं, जितने भी क्राइम हैं जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, हर केस में फोरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट कंपल्सरी है। तो क्यों है? जिससे कि प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्शन हो सके। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है काफ़ी लैग कर रहा था, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऐसे हर केस में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को कंपल्सरी करा है कि आपको ही जाके कलेक्शन करना है। आप जाते हो कलेक्शन करने? हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप क्राइम सीन पे जाते हो? हाँ। कोई कोई बता पाओगे क्या देखते हो, क्या करते हो सबसे पहले? क्राइम सीन पे जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पुलिस आपको इन्फॉर्म कर देती है कि ऐसा-ऐसा क्राइम हुआ है और आपको टीम लेकर वहाँ पे पहुँचना है इमीडिएटली। आप टाइम नहीं ले सकते कि अभी नहीं आ रहे, 1 घंटे बाद आएँगे, इमीडिएटली आपको जाना होता है। सो वी आर ऑलवेज़ रेडी, 24/7 हम रेडी होते हैं कि हमें कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी क्राइम हो सकता है। तो हम ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचते हैं, हुँ। फिर जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वी हैव स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो हमें फॉलो करनी होती हैं कि आपको पहुँचते साथ क्या करना है। फिर आपको सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो यहाँ पे रूल्स होते हैं कुछ 7S रूल करके भी एक रूल होता है, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि हमें एविडेंस ढूँढना है, बॉडी है, नहीं है, किस हालत में है, उतना हमारा दिमाग ऐसा है कि तो क्या एविडेंस, मतलब अगर किसी का मर्डर हो गया तो क्या एविडेंस ढूँढोगे वहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखोगे? ठीक है, आप कोई भी एक सिनेरियो बताओ, मर्डर कैसा? मर्डर मान लो अभी ये एमपी वाला मर्डर जो एक लड़के नहीं, आप तो बेंगलुरु की घटना की बात करते हैं ना अपन, जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के को बुलाया, बोला कि मेरे को आपको प्रपोज़ करना है और जला के मार दिया। हाँ, 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 अभी इंस्टेंट रिसेंटली बिल्कुल केस है ये अभी, हाँ। तो आप जाओगे, मतलब वो बॉडी तो जली हुई है, मतलब वो बेड पे लेटा हुआ है कि हाथ बंधे हुए हैं। अब वो तो बॉडी वहाँ पे ऑन द स्पॉट प्रेज़ेंट है, तो हमें जाके पहले तो बॉडी आइडेंटिफ़ाई करनी होती है। अब कितना डिग्री ऑफ बर्न है, क्या हम उसे उस पोज़ीशन पे आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं? अगर नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे तो उसका डीएनए एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाएगी। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ वहाँ जाके फ़ोटोग्राफ़ी कर लेंगे पूरी बॉडी की। जैसी भी पोज़ीशन में वो थी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसे मूव नहीं करेंगे। हम क्राइम सीन को जब तक पूरा डॉक्यूमेंट नहीं कर लेते तब तक हम उसमें कोई भी चीज़ को टच नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि ये हमने यहीं से उठाया, नहीं तो आप प्रूफ कैसे करोगे? तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी। वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, नोट मेकिंग, स्केचिंग सब कुछ होता है। उसके बाद ही हम वहाँ पे कोई भी एविडेंस टच करते हैं। तो बॉडी है, बॉडी की पूरी फोटोग्राफी करी, देखते हैं कि कैसा बर्न है, समझ आ रहा है, वो पर्सन आइडेंटिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है और फिर उसके बाद हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हुँ। तो वहाँ पे क्या, मतलब जैसे किसी के हेयर इकट्ठे किए, किसी की धूल इकट्ठी करी, क्या मतलब क्या-क्या हाँ, होता है उसमें, और तो डिटेल वे में बताओगे? आपको अलग-अलग टाइप ऑफ एविडेंसेस मिल सकते हैं। केमिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, आपके जो हो गए फिजिकल एविडेंसेस, ट्रेस एविडेंसेस, इसमें ट्रेस एविडेंसेस में मान लो हेयर हो गया, स्किन, टिश्यूज़ हो गए, ठीक है? और बहुत माइन्यूट चीज़ें, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स भी हो सकते हैं। कोई भी तरीके के प्रिंट्स हो गए, वो आप कलेक्ट करते हो। इसके अलावा जैसे किसी की कोई वेपन है, हाँ, स्पेशली वेपन्स आप कलेक्ट करोगे, क्या वेपन आपको वहाँ से मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो ब्लड स्टेन्स हैं, तो हम ऑन द स्पॉट प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन कर देते हैं कि वो ब्लड है भी या सिर्फ़ पोर्ट्रे किया गया है, ब्लड दिखाने के लिए कोई भी रेड कलर का सब्सटेंस डाल दिया या कोई एनिमल ब्लड लाके डाल दिया, तो हम ऑन द स्पॉट सिर्फ़ इतना कन्फर्म करते हैं वेदर इट इज़ अ ब्लड और नॉट। तो वहाँ पे बेंज़ोडीन टेस्ट, फेनोल्फ़्थालीन टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जो हम वहाँ पे कर लेते हैं, स्पॉट टेस्ट बोलते हैं उसे। कन्फर्म हो गया ब्लड है, पैकेजिंग करेंगे हम ब्लड की, भेज देंगे।
ऐसे ही हम सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और हम वहीं छोड़ देंगे एविडेंस, हम अपने साथ नहीं ले जाते हैं। ये ले जाते हो, नहीं, छोड़ दोगे? हम सिर्फ पैकिंग करके वहाँ रख देते हैं, कलेक्शन एंड पैकेजिंग। अब लेके जाना का काम किसका है? पुलिस का। वी इन्फॉर्म द आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कि ये एविडेंसेस हमने इकट्ठे करे हैं, हम उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके ले जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, कुछ डिलीट नहीं होना चाहिए और वो एविडेंसेस अब आप एफएसएल पहुँचा दो। फिर वो एविडेंसेस को एफएसएल पहुँचा देते हैं, फिर बाकी की जो टीम्स बैठी होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एविडेंसेस और फिर एनालिसिस स्टार्ट होता है। तो फॉरेंसिक एविडेंस कितने फ्रेजाइल है मैडम? मतलब आपने मतलब किसी का बाल दिया, एक लड़की का बाल दे दिया कि ये एक लड़की का बाल है, तो सर ने किसी का दूसरी लड़की का बाल डाल दिया उसमें। तो सी दिस इज मतलब ये तो सिंपल, मतलब कोई भी देख सकता है इसको, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, सी के एक बाल दिया आपने। आपने उस टाइम तो ये नहीं बोला कि ये सीमा हैदर का या फलाना नहीं, नहीं, ये हम कैसे बाल है। बताएँगे? इस वन वो आपने एक बाल दे दिया कि एक लड़की का बाल आपने पैक करके दे दिया। अब सर को पता चल गया कि ये तो किसी बड़े मिनिस्टर या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन या फिर किसी बड़े बिज़नेसमैन का हाथ है इसमें। उनको पता चल गया, तो उन्होंने एक बार बोला कि दूसरा बाल डाल दो, जाते-जाते। तो फॉरेंसिक एविडेंस कितने फ्रेजाइल हुए फिर? सी ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या जो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं उसमें आप सीलिंग करते हो एविडेंस की। आपने पैक करके सील कर दिया है वो एविडेंस। अब अगर वो सील ब्रेक हो जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आपको अगर उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करना है तो आप वो सील तोड़ोगे, पैकेजिंग खोलोगे फिर उसमें ऐड करोगे। हमने सील कर दिया, सब कुछ पैक कर दिया। अब सील अगर ब्रेक है और हमारे पास ब्रेक सील में एविडेंस आ रहा है तो हम उसे रिटर्न बैक कर देंगे कि ये हमने लिया ही नहीं था। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमने नहीं लिया था, इसकी सील ब्रेक है, आप वापस ले जाओ, लिखवा कर लाओ आप, हाँ। कि ये सील ब्रेक थी, अब हम नई सील लगा रहे हैं और नया एविडेंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब कोर्ट इस पे क्वेश्चन उठा सकता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तो ये ऐसा-ऐसा लिख के दिया था। अब आप जो है दूसरा एविडेंस लाके दे रहे हो, तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी पर अब क्वेश्चन उठेगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हमने जो पैक कर दिया, वो ऑथेंटिक है। इसके अलावा आपने कुछ लाया है या कुछ एडिशन-डिलीशन करा है, उस पे तो क्वेश्चन ज़रूर उठेगा। मतलब फॉरेंसिक को एक्सपर्ट जब वहाँ पे जाते हैं, कोई मतलब अगर वो कोई गलती कर दे वहाँ पे, तो क्या पूरा केस बिगड़ सकता है? बिल्कुल। क्योंकि आप क्राइम सीन पर जब पहुंच रहे हैं, जो इंसान क्राइम सीन पर पहुंच रहा है वो सबसे मेजर स्टेप, फर्स्ट स्टेप वही होता है। अगर वहां पे आपने कोई एविडेंस स्किप कर दिया, छोटा से छोटा माइन्यूट एविडेंस, या आपने कंटेमिनेशन, किसी की भी वजह से कंटेमिनेशन हो सकता है, कंटेमिनेशन की वजह से वो एविडेंस गड़बड़ हो गया, तो आपका इन्वेस्टिगेशन जहाँ से स्टार्ट होना था वहीं पर जो है अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान रखो, कंटेमिनेशन ना हो, प्रॉपर कलेक्शन पैकेजिंग हो, जिससे कि आगे जो एनालिसिस होने वाला है, जो बाकी के एक्सपर्ट्स करने वाले हैं, जो लैब के अंदर बैठे हैं, वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके, एनालिसिस करके रिजल्ट दे पाएँ। जितना एक्यूरेट कलेक्शन प्रिजर्वेशन, उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा। कोई एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता सकते हो कि जब आपने कोई एविडेंस दी हो और वो लैब तक पहुँचते-पहुँचते या लैब में वो चेंज हो गए हों और आपने उसको पकड़ा हो कभी? ये हमारा काम नहीं है कि एविडेंस चेंज हो गया हो तो हम उसे पकड़ें। सी हमारा सिर्फ इतना काम है, हमने एविडेंस कलेक्ट करा, पैक करा और हमने पुलिस को कहा कि आप एविडेंस को जो है वहाँ पे पहुँचा दो लैब के अंदर। अब क्या है कि ये चीज़ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस मैक्सिमम टाइम पे नहीं हो सकता। हाँ, हमारे क्राइम सीन पे पहुँचने के पहले टेम्परिंग कर दी जाए, दैट इज़ नॉट आवर पार्ट, वो हमारा पार्ट नहीं है। इसके पहले हमें टेम्पर्ड मिला वो हमें नहीं पता, हमें तो जो मिलेगा वो हम कलेक्ट करेंगे। रास्ते में क्या होता है कि पैक होता है पूरा, आपका सामान पूरा पैक्ड है, ठीक है? आप जो भी हेड कांस्टेबल है उनको भेजा जाता है या कोई भी एनीवन फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, वो उस एविडेंस को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो एक क्यूआर कोड होता है जो उस एविडेंस बॉक्स के ऊपर लगा होता है। तो जो लेकर आ रहा है बंदा, उसे नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। हाँ, एविडेंसेस हैं, बट इसके अंदर क्या है, कौन-सा केस है, क्या एफआईआर नंबर है, नथिंग इज़ मेंशन्ड। हमारे पास आया, हमने क्यूआर स्कैन करा, डिटेल्स आ गई कि ओके ये वाला केस था। अब हमने सारे एविडेंसेस की सील पैकेजिंग चेक करी। हमें जो लगा कि इसकी सील पैकेजिंग ब्रेक है, वापस कर दिया, बाकी के हमने एक्सेप्ट करके रख लिए। तो यूजुअली टेम्परिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर हो जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आप ही चेक करोगे वापस, मतलब आपने दे दिया फिर वापस आपके पास ही आएगा वो सामान? हाँ, या फिर ये कोई अदर पर्सन? अदर पर्सन मीन्स फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही करेंगे जो उस लैब में है, बट
पर्सनली जो क्राइम सीन पे गया वो चेक नहीं करेगा। उनको तो हम क्या करते हैं, एक पोर्टल है, उस पे हमने डिटेल्स अपनी ऐड कर दी हैं, ठीक है? वहाँ पे अब पता चल जाएगा, क्यूआर स्कैन करने पे भी क्या इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी। अलग-अलग पर्सन डेज़िग्नेटेड होते हैं। क्राइम सीन पे जो गया वो आगे कोई काम नहीं करेगा इस केस पे, हो गया खत्म, उसका क्राइम सीन का काम था। अब दूसरा बंदा रिसीविंग करेगा, तीसरा बंदा जो है एक एविडेंस एनालाइज़ करेगा, चौथा बंदा दूसरा एविडेंस एनालाइज़ करेगा। तो ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन कर रहा है। तो कभी हम ये सोचें कि एक्सपर्ट्स जो हैं एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है या एक ही टीम काम कर रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल टीम्स वर्किंग ऑन सिंगल केस, और किसी को नहीं पता होता कि कौन कितने लोग हैं इस केस में इन्वॉल्व, कौन-कौन काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट क्लियर टू एनीवन आउटसाइड। मतलब कौन से केसेस के अंदर मतलब गवर्नमेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और कौन से केसेस के अंदर प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है? मतलब एक क्राइम हो गया, मतलब जैसे अभी तमिलनाडु की एक घटना मैं देख रहा था जब 7 पुलिस वालों को आई थिंक मौत की सज़ा सुना दी अभी जज ने। अच्छा। ये रिसेंटली अभी जो जब कोविड के अंदर 2 बाप-बेटों को उन्होंने बहुत मारा था पुलिस थाने के अंदर, और आज जब कोर्ट का फैसला आया तो बोला कि सातों पुलिस वालों को ओके। फांसी की सज़ा है। हुँ। तो अब कौन मतलब किस केसेस में मतलब गवर्नमेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और कौन से केसेस केसेस के अंदर प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा? कौन तय करेगा वहाँ पे? ये जैसे अब आपका कोई भी केस है, मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये बड़े केसेस हैं जिनमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है, मैक्सिमम जिनमें बॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडीज़ होती हैं इन्वॉल्व, वो केसेस गवर्नमेंट के पास ही जाएँगे, गवर्नमेंट लैब्स के पास ही जाते हैं। 100% वही बात। हाँ, 100%। हाँ, ऐसे कोई केसेस हैं, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के केसेस हो गए या पैटर्निटी डिस्प्यूट के केसेस हो गए, तो या डिजिटल एविडेंसेस, डिजिटल फोरेंसिक्स से रिलेटेड कोई केसेस हो गए, ये प्राइवेट लैब्स ले सकते हैं ईज़िली। इवन आर्सन वगैरह के हैं कि आग लग गई है कहीं पे, पर जनहानि नहीं हुई है, कोई मौत नहीं हुई है, बॉडीज़ नहीं है, तो भी प्राइवेट लैब्स के पास लोग जाते हैं। पर्सनल लेवल पर होता है लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी इन्वॉल्व्ड है, पर्सनल लेवल पर होता है। गवर्नमेंट फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। पर क्या होता है, प्राइवेट लैब्स की जो रिपोर्ट्स हैं उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा अभी कोर्ट में नहीं मानी जाती है। कोर्ट नहीं मानता अभी। हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट लैब्स के पास आती हैं कि ये ऑथेंटिक होगा। और प्राइवेट लैब्स चार्जेस भी लेते हैं। गवर्नमेंट लैब में कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा। तो पुलिस जो है वो हमेशा गवर्नमेंट लैब्स के पास ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है, यानी जो लैब है उसका कस्टमर कौन है? पुलिस है। और पुलिस कभी भी प्राइवेट लैब के पास नहीं जाएगी इन्वेस्टिगेट कराने, क्योंकि आप प्राइवेट के पास अगर चली गई पुलिस, उसकी रिपोर्ट ही नहीं मानी जाएगी। तो वो गवर्नमेंट लैब्स के पास ही जाएगी। जहाँ पुलिस इन्वॉल्वड है वो गवर्नमेंट लैब के पास जाएगा। हाँ, पर्सनल लेवल पर आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कोई आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, सिग्नेचर में आपको प्रॉब्लम लग रही है, थंब इम्प्रेशन में प्रॉब्लम है, हैंडराइटिंग में कुछ आपको इश्यू है, आप गवर्नमेंट लैब्स के पास जा सकते हो। सॉरी, प्राइवेट लैब्स के पास आप इज़िली जा सकते हो, प्राइवेट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास आप जाओ, वो माना जाएगा, उसमें कोई मतलब फ्रॉड केसेस के अंदर ही प्राइवेट लैब में जाते हैं, मतलब ऐसा कोई मर्डर हो गया सुशांत सिंह राजपूत के केस में प्राइवेट लैब नहीं, तो काम प्राइवेट नहीं लैब्स करेगी। नहीं, नहीं, कभी नहीं। कोई भी केस है बड़ा, हाँ, जहाँ बॉडी इन्वॉल्व्ड है, उसमें कोई भी प्राइवेट लैब नहीं आएगी। हमेशा गवर्नमेंट के लोग आएँगे ही आएँगे, वही आइडेंटिफाई करेंगे। एग्ज़ैक्टली। हाँ, जैसे कोई लॉयर हो गया, हाँ, उन्हें पर्सनल लेवल पर कुछ इन्वेस्टिगेट कराना है, वो कुछ खुद से जानना चाहते हैं, तो वो जाते हैं प्राइवेट लैब्स के पास में, उनसे कुछ इन्वेस्टिगेट कराने। या कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जो इस केस में इन्वॉल्व्ड है, या पर्सनली आपका ही केस है, आपको लग रहा है कि मैं खुद एक बार एग्ज़ामिन कराना चाहता हूँ, तो आप पर्सनली चले जाओ, आप करा सकते हो। अब जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ अजीत पवार जी का, तो उनका क्या फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट कुछ आती सामने? आई थी? सामने रिवील पब्लिकली रिवील कभी नहीं होती हैं कभी ये नहीं रिपोर्ट्स, कभी रिवील नहीं होती कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट, चाहे मीडिया वाला पर्सन कितना ही ये क्लेम कर दे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कहाँ से है? ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये आपके सामने आएँगी ही नहीं, आपके पास आ ही नहीं सकती। आपको सिर्फ़ जो सुनी बातें हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं, और आपने वो पब्लिकली जो है मीडिया में बोल दिया। हाँ, व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड इनसाइड इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ओनली द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, द पीपल वर्किंग इनसाइड द लैब, और जो इन्वॉल्व्ड हैं उन्हें पता है। वो कभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट है, वो हम रिवील नहीं करते। तो फिर इतना फिर न्यूज़ मीडिया में आ जाता है कि ये रिपोर्ट आई है, ऐसे हुआ था, ये कांड ऐसे हुआ है, इसका रीज़न ये है। तो क्या सब मनगढ़ंत बोलते हैं क्या जितने भी लोग नहीं, बोल रहे हैं, या मनगढ़ंत फिर नहीं, कोई जैसे चोरी हो जाता है डेटा? नहीं, डेटा चोरी नहीं होता है, मनगढ़ंत भी नहीं, थोड़ा तो मसाला लगाते ही हैं, हुँ। बट थोड़ी-सी चीज़ उन्हें पता लग गई, हल्की-फुल्की बात इधर-उधर से उन्हें कहीं से पता लग गई, या पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया, या जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कुछ स्टेटमेंट तो देना ही पड़ता है मीडिया के सामने, क्योंकि अगर बड़ा केस हो गया तो कुछ ना कुछ वो बताएँगे। बस उतनी बात को लेके थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करके हुँ। बता देते हैं पब्लिकली।
ये जितने भी क्राइम होते हैं, जैसे आपने तो अभी 4-5 साल से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने कितने केस रिव्यू होंगे लगभग 100, 200, 500? नहीं, नहीं, इतना क्या पर्सनली ऐसा नहीं होता कि आप पर्सनली इतने केस मतलब देखते हो। जैसे नहीं, जैसे वो देखते पेपर में पढ़ते हैं ना कि ये खबर भी है, तो अपन बहुत सारे केसेस को देखते रहते हैं। हाँ, ऐसे तो मैंने पता नहीं कितने केसेस पढ़ लिए और फिर सही मैंने जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, बहुत मल्टीपल केसेस। खुद इन्वेस्टिगेट करने का बात अलग होती है, वो नंबर इज़ डिफरेंट, पर पढ़ने के लिए तो अनकाउंटेबल है। मैं तो ट्रैवल करते टाइम, उठते-बैठते टाइम सिर्फ़ केसेस ही पढ़ती हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ कौन मर गया, यही बस चलता है। रहता है। घर वाले तो बोलते थे पेपर मत पढ़ो यार, से कोई पहले किसी की मौत की खबर आएगी, कभी किसी का मर्डर हो गया या एक्सीडेंट हो गया। वही दिन भर यही चलता है, ख़ैर अब काम ही वही है। तो आपके पेरेंट्स आपको नहीं बोलते थे? नहीं, उन्हें आदत हुई हुई है। वो पहले शुरू-शुरू में बोला करते थे कि कैसी फ़ील्ड चूज़ कर ली है, पता नहीं ये क्या है। थोड़ा पेरेंट्स डरते भी हैं कि लड़की हो और ऐसा थोड़ा-सा सीरियस सा। अब वो दे आर लाइक नॉर्मल कि हाँ, ये यही करेगी, इसे रोक नहीं सकते। हमें मतलब किसी क्रिमिनल को पता पड़ जाए कि प्रियांशी के पास मेरा केस आया हुआ है और अब तो प्रियांशी को पकड़ना पड़ेगा, तो कोई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा थॉट प्रोसेस आता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है ऐसा थॉट प्रोसेस। पर वही बात है कि हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ़ क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्शन किया है, दैट्स इट। चेंज हमने करना है कुछ ना, नहीं आपको किया। चेंज करना पड़ेगा ना, वो प्रेशर डालेगा आप पे कि भैया कि क्या इसको तो हटाओ मैडम। हो जाता है वैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है कि भई आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ता है, इसीलिए आप अपनी चीज़ें कहीं पे भी नहीं बता सकते हो, इवन आप अपनी आइडेंटिटी भी प्रॉपर तरीके से रिवील नहीं कर सकते हो। आपको खुद को भी बचा के रहना है, इसलिए। तो क्यों होते हैं इतने केस, मतलब आपने कुछ स्टडी किया इसके बारे में कि मतलब कोई किसी के पिता को मार देता है, कोई किसी बेटी को मार देता है, कोई किसी को इतना ब्रूटली मार देता है, मतलब जला देते हैं, मतलब ये क्या मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं या फिर मतलब क्या क्या इंसिडेंट होता है, ऐसा क्यों हो जाता है ऐसा समाज में? मेंटली डिस्टर्ब हम हर क्रिमिनल को नहीं बोल सकते। कहीं न कहीं उनकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड होती है, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हर एक क्रिमिनल को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। पर कहीं न कहीं एग्रेशन हुँ। और आज के टाइम पे क्या है लोगों के अंदर डर नहीं है, लैक ऑफ फियर। और जैसे पहले होता था कि भई हम पेरेंट्स को और अपने बड़े-बुजुर्गों की जितनी रिस्पेक्ट करते थे, जितनी इज़्ज़त करते थे, आज के टाइम पे अगर देखा जाए वो जनरेशन नहीं रही उतनी रिस्पेक्ट देने वाली या डरने वाली। ना पेरेंट्स से किसी को डर है, ना टीचर्स से किसी को डर है, ना किसी अदर अथॉरिटी से किसी को डर है। अगर आप देखो कि कोई क्राइम करके निकलता है, अभी जो लेटेस्ट केस था इंदौर का, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था और उसके बाद जब मीडिया उससे कन्वर्सेशन कर रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया? इट वाज़ लाइक कि क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो उसका ना तो उसे गिल्ट होता है, ना कोई उनके अंदर फ़ियर होता है कि अरे मैंने जो है मर्डर कर दिया है, किसी की बच्ची मैंने मार दी है तो अब मुझे जो सज़ा मिलेगी। कोई गिल्ट नहीं है, कोई फ़ियर नहीं है, लैक ऑफ फ़ियर आज के टाइम पे। कोई भी जो है अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें ना तो कोई पुण्य पाप से डर नहीं रहा है। करते जाओ बस पाप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, भगवान होते ही नहीं है। एथिस्ट लोग कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि ना भगवान है, ना कुछ है, डर ही नहीं है किसी चीज़ का, तो बस क्राइम बढ़ रहा है। तो आप इन इन लोगों से बात करते हो कभी? आपको कभी बात करने का मौका मिला किसी क्रिमिनल से, किसी क्रिमिनल माइंडसेट व्यक्ति से जब उसने कर दिया हो? नहीं, मुझे ऐसे पर्सनली नहीं मिला लेकिन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सिर्फ़ क्रिमिनल से डील करते हैं। मेरा काम क्रिमिनल से डील करना नहीं है क्योंकि मैं दूसरा काम देखती हूँ। तो एक जो टीम होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक डिवीज़न होता है। उसमें जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनका काम ही यही होता है कि सस्पेक्ट, विक्टिम ठीक है? जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उनसे बात करना। जो हम देखते हैं लाई डिटेक्शन हो रहा है, नार्को हो रहा है या पॉलीग्राफ टेस्टिंग हो रही है, ये सारी जो प्रोसेस होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ही कर रहे होते हैं। नार्को डॉक्टर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। तो उसमें वो बात करते हैं सस्पेक्ट से और विक्टिम से और पूरा पर्सपेक्टिव जानते हैं। क्योंकि ये होता है कि आपका इंटेंट क्या था क्राइम करने का? जस्ट आउट ऑफ एग्रेशन कर दिया या प्लान्ड था कि आप करने ही वाले थे? आप साइकोलॉजिकली कुछ डील कर रहे हो, कोई ट्रॉमा है आपको या आप नॉर्मल पर्सन हो जस्ट आउट ऑफ एग्रेशन या आउट ऑफ इंस्टेंट आपका आया और आपने मार दिया। जैसे वो जो आपने बताया कि एक लड़के ने अपने पिता को मार दिया, वो आउट ऑफ एग्रेशन ही मारा कि वो इतना ज़्यादा उसके पे जो पापा थे वो उसे बार-बार कन्विंस कर रहे थे कि नीट की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो और वो नहीं चाहता था कि पढ़े। तो उसने क्या करा आउट ऑफ एग्रेशन घर में ही रखी हुई जो लाइसेंस गन थी उठाई और उसे मार दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हिज सिस्टर वो बहन भी थी और उसे भी डरा धमका दिया कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए और पूरी बॉडी को जो है उसने सोचा चलो एक काम करते हैं अब ब्लू ड्रम में पैक वैक करके इसे ठिकाने लगा देते हैं बट ये चीज़ें चुपती थोड़ी हैं आप कितना ही कुछ कर लो आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट हो तब भी आपका क्राइम तो पकड़ा ही जाएगा।
नहीं, जैसे आपने बोला कि अभी इंटेंट देखा जाता है कि मतलब कि अग्रेशन में किया या फिर आपने प्लान मर्डर किया या फिर क्या किया, तो फ़र्क क्या पड़ता है? कोर्ट तो सज़ा देगा ना, मतलब आपने मर्डर किया तो किया है। नहीं, क्या होता है कि अगर जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रूफ हो गया, हुँ। तो अब वो सज़ा कम हो जाती है कि ये क्रिमिनल तो है, नो डाउट, पर ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी। अब उसे जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या कोई नाबालिग है, अब नाबालिग है तो आप उसे फांसी की सज़ा तो नहीं दे सकते, पर क्राइम तो उतने ही लेवल का आपने किया ना, हीनियस। अब उसे उससे करेक्टिव मेजर्स दिए जाएँगे, उसे रिहैब भेजा जाएगा, उसको सुधार गृह भेजा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। ये चीज़ हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर क्रिमिनल को साइकोलॉजिकली अफेक्टेड नहीं बोल सकते हैं। आपका इंटेंट क्या था? तो आपने इंटेंट क्यों पता किया? चल जाता है क्या? मतलब आप इंट्रोगेशन से हाँ, हाँ, क्या होता है कि हम सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चनेयर होता है, जो बहुत बेसिक से शुरू करते हम एडवांस क्वेश्चंस पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो कभी कोई आंसर नहीं देगा कि हाँ, मैंने यूँ-यूँ मार दिया था, ऐसे कोई नहीं देगा। इनडायरेक्ट वे में हम धीरे-धीरे कन्वे करके उसको उस पाथ पर लाते हैं कि जब वो अब वो झूठ नहीं बोल सकता। बाकी के क्वेश्चंस भी लिंक हैं कि अगर इसने ये आंसर दिया है मतलब इसका ये हम इंटरप्रिटेशन निकाल हुँ। सकते हैं। तो उस तरीके से एक पूरा क्वेश्चनायर प्रिपेयर्ड होता है, उसी तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बेसिस पर जो है फिर आपका एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस पर्सन को क्या है, क्या इसका इंटेंट रहा होगा, साइकोलॉजिकली इसे क्या प्रॉब्लम रही है, नहीं रही है, साइकोलॉजिकली परफेक्ट है या नहीं है, वो सब हम बता के रिपोर्ट देते हैं। कुछ क्वेश्चन बता पाओगे? 5-10 क्वेश्चन? ये क्या-क्या प ये तो द बता द सकते हैं, है नहीं तो प्रिपेयर कर लेंगे ना इनके आंसर कि यही आंसर देने हैं। कुछ वो कोई 2-4 क्वेश्चन मतलब थोड़ा एक अलग वे में कि ये क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकते हैं, पूछते हैं हम लोग। जिस जिसमें आजकल तो बहुत वैसे सब आउट है ना, हर चीज़ आउट है। नहीं, क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस आप केस देखते हो, किस सस्पेक्ट को आप बुला रहे हो, किस विक्टिम को आप बुला रहे हो, किस केस से वो डील करता है। तो हर पर्सन टू पर्सन वो सेट ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं क्योंकि हर केस अलग होता है। तो वो क्वेश्चंस ही वेरी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है, यही हम सबसे पूछते रहेंगे। तो वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे मान लो ये वही इंदौर वाला जो लड़का वो तो ऐसे बात कर रहा था ना, मैंने भी देखा था वीडियो। हाँ, हाँ, बाद में बताऊँगा, सबको बाद में बताऊँगा जी। तो एक तो वीडियो कैप्चर हो गया, तो वहाँ तो जैसे इंटेंशन दिख रहा है उस बंदे का, जैसे अपन अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरे सवालों का इंटेंशन दिख रहा होगा, आपके आंसर का इंटेंशन दिख रहा होगा। तो ये तो रिकॉर्डेड है ना, हुँ। तो क्या इसको स्क्रिप्टेड बोलेंगे या फिर वो भी एक स्क्रिप्ट पार्ट हो सकता है ये बोलेंगे या फिर उस लड़की को ऐसे बोलेंगे कि ये साइकोलॉजी इम्पैक्ट पागल है, इस वज़ह से ऐसा कर रहा है या फिर इसको समझ नहीं आ रहा है और इसने कर दिया बस? आप अगर इसका केस देखो ना, हम इसी का केस लेते हैं, इंदौर वाले का ही जो केस था। इसमें क्या था कि जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, तो उसके बाद उसने कई घंटे बॉडी के पास में बैठ के क्या किया, उसने गूगल पर सर्च करा कि इसकी आत्मा से मैं कैसे बात करूँ? क्योंकि उसको शक था कि ये लड़की जो है किसी लड़के से बात कर रही है, इसका कहीं और अफ़ेयर चल रहा है। जस्ट एक शक, ठीक है? तो उस शक के चलते हुए इसने उस लड़की को मार दिया और फिर इसका फ़ोन चेक कर रहा है, गूगल पर सर्च कर रहा है कि इसकी आत्मा से कैसे बात करूँ क्योंकि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, तो मुझे चाहिए तो यही थी। गू फ़ोन पूरा चेक कर लिया, ना इसको कोई कॉल रिकॉर्ड्स मिले, ना कोई चैट्स मिली, ना कुछ मिला, तो अब ये श्योर था कि हाँ, चलो इसने मुझे चीट तो नहीं करा, चलो अब मैं इसकी आत्मा से पूछ लेता हूँ क्योंकि ह्यूमन बॉडी झूठ बोल सकती है, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगी, ये इसका पर्सपेक्टिव था। वो मेंटली ओके है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इतने ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व हो चुके हो, आप इस लेवल पर जा चुके हो और उसके अंदर ये क्यों था कि हाँ, आगे देख लेंगे, तो कहीं न कहीं उसको लग रहा होगा कि मेरे पास पावर है कुछ, जो पावर मुझे बचा लेगी। पर बचा कोई नहीं सकता है। तब ये चीज़ कैसे क्लियर हो कि वो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड था या नहीं था, नॉर्मल पर्सन था। तो अब उसमें भी यही होगा कि आपका पूरा इंटरोगेशन होगा, इंटरव्यू होगा। अब क्या होता है कई बारी नॉर्मली आपने क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, कई बारी हमने 2 इमेजेस सामने रख दी। आप उन 2 इमेजेस में से नॉर्मल इमेजेस हैं, 1 इमेज चूज़ करोगे। अब वो सिर्फ़ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जान रहे हैं कि उस इमेज का चूज़ करने का मीनिंग क्या है। सामने वाले को भी नहीं समझ आया कि क्यों चूज़ करवाई इन दोनों में से एक। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहाँ से लिंक कर रहा है। कि आप नॉर्मल सा पूछ लो कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है? अगर आपने आधा खाली बोला उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, आधा भरा बोला उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। हुँ। ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इनडायरेक्ट। चलो मान लेते हैं उस जैसे पुलिस वाले उससे सवाल कर रहे हैं, सवाल करते-करते उसने बोल दिया कि हाँ, मैंने ही मर्डर किया था और वो आप गुस्सा आया था मुझे, मैंने कर दिया, हुँ। तो कन्विक्टेड येस एग्ज़ैक्टली आपने कन्फेस कर दिया। और बाद में कोर्ट में जाके बोल दिया कि मेरे को पुलिस वालों ने बहुत कूटा। वो पुलिस वाले हैं। हैं? वो पुलिस पुलिस वालों ने वाले बहुत कूटा और मतलब मेरे को दबाव बनाया कि मेरे को ये बोलना ही बोलना है।
हाँ, और तो वो फिर क्या पुलिस वाले कर रहे हैं ना, इंटेरोगेशन पुलिस कर रही है, हम तो इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़ी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तुझसे पूछ रहे तो हैं। आपने करा तो मान्य होगा ज़्यादा। हाँ, उसपे क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होगी। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हैं। हम उससे मार-पीट के नहीं पूछ रहे हैं, हम उससे ज़बरदस्ती नहीं पूछ रहे हैं या हम उससे किसी लूप में फँसा के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। हम साइंटिफिक वे में उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और हम साइंटिफिक वे में अपनी रिपोर्ट प्रेज़ेंट कर रहे हैं। पुलिस मार-पीट के कन्फेस करा लेती है, वो उनका काम है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं और साइंटिफिकली तरीके से बताएँगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट अगर किसी के पास जाएगा और उसने बोल दिया, खुद ने कबूल कर लिया कि यार ये जो क्राइम था ये मैंने किया है, तो 100% उसको भी सज़ा होगी। सज़ा देना तो कोर्ट का हाँ, काम मतलब है। सज़ा मतलब कोर्ट सज़ा देगी उसको, मान्य हो जाएगा वो। मान्य है, हाँ, सज़ा दे रहे नहीं दे रहे वो कोर्ट का काम है। हमने अपनी तरफ से दे दी रिपोर्ट, बाकी उन्हें कितनी सज़ा देनी है, क्या सज़ा देनी है, वो जज डिसाइड करेगा। हुँ। आपको आज तक का सबसे खतरनाक केस कौन-सा लगा कि आपको भी रोना आ गया होगा, यार ये तो नहीं होना चाहिए लाइफ में यार? अगर बताऊँ तो जो रेप केसेज़ होते हैं, हुँ। स्पेशली द हीनियस काइंड ऑफ, सारे रेप केसेस ऑब्वियसली काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं, बट जो हीनियस जो सामने आते हैं, चाहे आप आरजीकर कॉलेज का ले लो, निर्भया का केस ले लो, या ऐसे इतने मल्टीपल केसेस हैं जहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियों को मार देते हैं और रेप करके उनकी पूरी बॉडी को जो है इस तरीके से हीनियस तरीके से उस पे क्राइम करते हैं। तो वो केसेस काफ़ी हीनियस, मतलब ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं कि आप ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो हुए हैं कई जो आप सुनते हो, आप मीडिया में भी आ जाते हैं केसेस रोज़ ही आते हैं मतलब आज हर दिन। बता और कोई पेपर पढ़ोगे तो हर दूसरा तीसरा केस तो ऐसा ही है। और एक दिन में ऐसा भी नहीं कि एक केस सुनने मिल रहा है, कई बार एक दिन में आपको 5-6 केसेस सुनने मिल रहे हैं और मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि बच्चे, छोटी बच्चियाँ, उनके साथ में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेप केसेस बच्चों के आ रहे हैं और जो क्राइम करने वाला बंदा होता है, वो हमेशा नोन होता है। मैक्सिमम टाइम 80% केसेस में रेप करने वाला बंदा नोन ही होता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। मतलब परिवार से ही बच के चलना है मतलब यहाँ तक कि एग्ज़ैक्टली, आपके आस-पास कई लोगों से खतरा है। अच्छा, क्या परफेक्ट क्राइम एग्ज़िस्ट करता है कि मतलब मान लो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ही एक क्रिमिनल बन जाए, उसको तो पता है कि ये ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें होती है। तो क्या एक परफेक्ट क्राइम एग्ज़िस्ट करता है कि भैया कि नहीं कभी पकड़ में नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट हो। हुआ है, ऐसे केसेज़ हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के भी केसेज़ हैं कि वो खुद फोरेंसिक्स में थे। उन्होंने सोचा, एक केस मैं बताती हूँ, हाँ, काफ़ी पुराना केस है ये। लोकेशन तो मुझे याद नहीं है, पर एक एक्सपर्ट था, उन्होंने क्या करा कि अपनी बीवी को मारने का प्लान करा। व्हाट ही डिड कि अपनी बीवी को जो है घुमाने कहीं ले गया। तो जो स्टोरी उसने बताई कि मैं घुमाने ले गया था और रास्ते में जो है उन्हें वॉशरूम जाना था। तो वहाँ पे कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसे ही ओपन में गाड़ी रोक दी। तो वो वॉशरूम गई थी और जो है साँप ने काट लिया, इसलिए उनकी डेथ हो गई। अच्छा। ठीक है भाई, हो सकता है, बिल्कुल सही स्टोरी, एकदम सही लग रहा है कि हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सब कुछ हो गया, ठीक है, पता चल गया। एग्ज़ामिनेशन में भी हाँ, स्नेक वेनम मिला कि साँप ने काटा होगा। बिल्कुल वैसे ही निशान भी मिले बॉडी पे कि साँप ने ही काटा है, श्योर हो गया। बाद में लेकिन कई महीनों के बाद में ये चीज़ पता चली कि इस बंदे ने क्या किया था कि ये खुद स्नेक वेनम लेकर आया। वो बॉडी में इंजेक्ट किया और बॉडी में उसने ऐसे मार्क बनाए कि वो ये लगे कि साँप ने ही काटा है। तो था तो एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी और ये इतनी अच्छी प्लानिंग कि कोई पकड़ ना सके। लेकिन वो एट द एंड वो पकड़ा गया। बहुत सारे एविडेंसेस मिले होंगे, प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसमें आपको जो जहाँ से उसने वेनम खरीदा होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी या जो इंजेक्शन यूज़ करा होगा, जो भी चीज़ें यूज़ करी होंगी वो मिले होंगे एविडेंसेस में। बॉडी से जो विसरा एनालिसिस में पॉइज़न मिला होगा, उससे आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें मिली होंगी जिसकी वज़ह से वो फाइनली पता चल गया। अभी लेटेस्ट केस है। ये तो ख़ैर कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं थी, ये बच्ची थी, एक बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रही थी, फर्स्ट ईयर की बच्ची थी। ये लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, दिल्ली नोएडा साइड का कोई केस है। और जो लड़का था वो 30-32 की एज का था, यूपीएससी एस्पिरेंट था, प्रिपरेशन कर रहा था और ये लड़की काफ़ी छोटी थी उम्र में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, 22-23 साल की लड़की होगी। तो ये अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अब इसका कहीं और भी अफेयर था। सो व्हाट शी डिड, शी प्लान्ड मर्डर ऑफ दैट यूपीएससी एस्पिरेंट कि इसका मर्डर कर देते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, जो न्यू इसका अफेयर है। तो ये घर आती है और उस लड़के का चार्जर से गला घोंट के उसे मार देती है और फिर अब इसे लगा कि अब तो मैं तो बच सकती हूँ।
तो इसे हम जो है एक्सीडेंट बता देते हैं। एक्सीडेंट बताने के लिए इसने गैस सिलेंडर का नॉब ओपन छोड़ दिया, आग लग गई और वो मर गया। तो पहले बारी में तो सबको ये लगा कि हाँ भाई गैस सिलेंडर फटा और इसकी वजह से उस लड़के की मौत हो गई। और उस लड़की ने क्या किया कि ये सारी डिजिटल एविडेंसेस, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सब लेके वहाँ से भाग गई थी। सारी चीज़ें लेके भाग गई। जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ बॉडी का तो पता चल गया, पोस्टमार्टम में आपको एग्ज़ैक्टली कॉज़ ऑफ डेथ पता चल जाता है। तो कॉज़ ऑफ डेथ में ये पता चल गया कि भई इसकी जो है आग लगने से मौत नहीं हुई है। इसकी मौत जो हुई है वो एस्फाइज़िया, गले घुटने की वजह से मौत हुई है। क्लियर हो गई बात। जब बाकी की स्टोरीज़ देखी गई, जब बाकी की चीज़ों को लिंक करा गया, वो लड़की पकड़ी गई। तो आप कितना ही सोच लो, कितना ही प्लान कर लो, आप कुछ ना कुछ छोड़ कर जाओगे, ट्रेसेस आपके मिल ही जाएँगे। कोई नहीं बच सकता। नहीं, पर बहुत सारे केसेस तो पकड़ में ही नहीं आते। बहुत मेरा तो एक घटना बताता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ, तो मतलब मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड का ब्रदर, उसका नाम भी अभिषेक था। तो हम गए गोवा घूमने, मैं और मेरा फ्रेंड, और वो लड़का मिल नहीं रहा, वो अभिषेक मिल नहीं रहा। तो सो को पता चला कि अभिषेक के साथ घूमने गए हैं। तो बोला कि अच्छा, अच्छा, बच्चा सेफ है, बच्चा सेफ है। मैं कहा मैं तो दूसरा अभिषेक हूँ भाई, वो दूसरा है। तो 4 दिन बाद पता चला कि उसको तो कुएँ में डाल दिया। आज तक पता नहीं चला कि वो पत्थर बाँध के कुएँ में डाल दिया। आज तक डर लगता है कि यार ऐसा कैसे होगा, और कोई पता ही नहीं लगा सका कि यार ये ऐसे-ऐसे केस भी हो जाते हैं। ऐसे कई केसेस अब वो तो होते हैं। भगवान ढूँढे, अब तो पता चले। तो इसमें मेरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि पर्सनल इंटेंशन, मान लो कोई क्राइम हो गया, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या फिर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जब तक उनका पर्सनल इंटेंशन नहीं होगा, तब तक वो केस जल्दी थोड़ी सॉल्व होगा। सी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो गए, चाहे आप डॉक्टर्स ले लो, चाहे आप पुलिस ले लो। इंटेंशन किसका क्या है, मैं अपना ही बता देती हूँ कि हम किस इंटेंशन से जाते हैं कि हमें एविडेंस कलेक्ट करना है। हुँ, दैट्स इट। हमारा कोई इंटेंट नहीं है, हमारा इस बंदे से कुछ लेना-देना नहीं है। हमें जो पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कब बन सकते हो? हुँ, जब आप इमोशनली किसी से अटैच ना हो, तभी आप अनबाइस्ड तरीके से काम करोगे। आपने अपने इमोशंस अटैच कर लिए या आपका कोई नोन भी है ना और आपको पता लग गया कि ये तो मेरा नोन है, इसे मारा गया है। तो कहीं न कहीं आप इंटरनली उस पर ज़्यादा अच्छे से काम करोगे, पर आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको अनबाइस्ड रहना है। हुँ, नो इमोशनल अटैचमेंट्स, आपको किसी भी तरीके से उस पर्सन से कोई अटैचमेंट नहीं रखना। आपका काम सिर्फ इतना है, आप जाओगे, एविडेंस कलेक्शन करोगे, आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, अपना रिजल्ट दोगे कि आपको वो क्राइम सीन देखकर क्या लगा, कि क्या हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिपोर्ट में देके आगे बढ़ जाओगे और भूल जाओगे उस केस को। हो गया, जब तक दूसरी बार आपको बुलाया नहीं जा रहा है। हुँ। दैट्स इट, इतना ही काम है और इतना तक ही आपको रखना है। आप जितना उसमें इन्वॉल्व होगे ना, वो आपको खुद को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप पर्सनली इन्वॉल्व हो जाओगे अगर किसी क्राइम में, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी मेंटल हेल्थ खराब करेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब करेगा। सो इट्स बेटर कि जितना काम है उतना करो और निकलो। दैट्स इट। ये पोस्टमार्टम में क्या होता है? मतलब कैसे पता चलता है किसी की गला घोटने से मृत्यु हुई है, किसी को साँप काटने से हुआ है? कैसे पता, क्या-क्या चीज़ होती है उसके अंदर? पोस्टमार्टम डॉक्टर करता है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं करते हैं। जो फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर होता है वो करता है। तो यूजुअली क्या है कि पोस्टमार्टम की भी टेक्निक्स होती हैं कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कंप्लीटली ऑन डॉक्टर। उसमें आपको कॉज़ ऑफ डेथ ईज़िली पता लग जाएगा कि अब बॉडी ओपन की गई है, कौन-सा ऑर्गन अफ़ेक्ट हुआ है, वो डॉक्टर बता देगा। ठीक है। इसके बाद में जैसे डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा है, पर उसे दिख रहा है कि कुछ डिस्कलरेशन है, ठीक है? मुँह से झाग निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, आइज़ जो हैं डायलेटेड हैं और कलर है बॉडी पे, कुछ नीला कलर है, कुछ तो चीज़ें दिख रही हैं, यानी पॉइज़न का उन्हें सिंबल समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ साइन एंड सिम्पटम्स हैं पॉइज़निंग के, पर अब वो उस टाइम पे नहीं बता सकता है। तो वो क्या करते हैं, विसरा को प्रिज़र्व कर देते हैं। विसरा आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। हुँ। तो उनको प्रिज़र्व किया, पैक किया और लैब में भेज दिया कि सस्पेक्टेड पॉइज़न लिख के कि कोई पॉइज़न लग रहा है, अब आप वो एनालाइज़ करोगे। तो डॉक्टर को जब ये समझ नहीं आया कि ये तो आ गया कि हाँ, चलो हैंगिंग का केस है, ठीक है? हैंगिंग का केस हो सकता है। अब वो ये नहीं लिखेगा कि सुसाइड है या मर्डर है, हैंगिंग से मौत हुई है, ये वो बता देगा। या जो है पानी बॉडी में जाने से मौत हुई है, ये बता देगा। आग लगने से मौत हुई है, ये बता देगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो बता देते हैं। मर्डर, सुसाइड वो कभी नहीं बताएँगे। ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये बताएगा कि मर्डर है या सुसाइड है, ना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बताएगा।
हम सिर्फ़ अपनी स्पेसिफ़िक रिपोर्ट दे रहे हैं, उन रिपोर्ट्स को मर्ज करना और बाकी के एविडेंसेस को, बाकी के जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, उनको मर्ज करना और मर्डर है या सुसाइड है, ये आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएगा और उसकी बात भी कोर्ट में कौन रखेगा? वकील रखेगा। तो यहाँ पे कितने सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं एक चीज़ में और सबका अपना एक-एक सिंगल-सिंगल काम होता है। तो इसीलिए तो मतलब इतने रेपिस्ट एग्जिस्ट करते हैं कि उनको पता है सज़ा तो होगी नहीं, और सज़ा होगी तो भी सालों, और मतलब जब तक उनका नंबर आएगा तब तक जज भी नहीं होगा वो शायद। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, मैं ऐसे डिनाई नहीं करूँगी कि जो प्रोसेस हो जाती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। रीज़न उसका ये नहीं है कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व्ड हैं, एक पर्सन तो वैसे भी सब कुछ नहीं कर सकता है। रीज़न ये होता है कि हमारा जो कहीं न कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्गली उन्हें सज़ा नहीं दे रहा है। अगर ये ऐसा कर दिया जाए ना, हाँ, जैसे पॉक्सो के जो केसेस होते हैं, उन केसेस को आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हो, वो स्पीड में होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी तो और केसेस हैं। तो अगर उन पे प्रेशर है, तो वो भी स्पीड अप हो जाएँगे। नहीं है प्रेशर तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहा है। रिपोर्ट हमारे यहाँ से जाने के बावजूद कोर्ट में डेट पे डेट मिलती जा रही है और वो एक्सटेंड होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जब तक आप हर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स क्या हैं? पुलिस, लॉयर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जजेस, ये सारे पिलर्स हैं। 4 लोग। जब सारे पिलर्स मिलके काम करेंगे उतनी ही स्पीड से, तभी काम, एक भी पिलर वीक हो गया अगर, तो वो डिले होगा ही। मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं ना, मतलब इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और आज भी अगर ये बात कर रहे हैं अपन, तो सिस्टम फिर भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आए हैं, बहुत कुछ धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। इस बदलाव से, कि जिस स्पीड से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, या फिर जो सिस्टम सही हो रहा है, क्या वो आपको लगता है कि सही है? ऐसे एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव आपका दे सकते हो उसमें कि क्या है कि फ्लो तो काफ़ी हैं चीज़ें, पर अगर हम कंपैरिज़न करने लगे ना, अ, तो ठीक है, स्टिल बेटर, हुँ, कुछ नहीं से कुछ तो मतलब आप अच्छा-अच्छा बोलना चाह रहे हो। कुछ देखिए से बोल दो। आप जानबूझ के अच्छा-अच्छा बोलना चाह रहे हो। नहीं, अच्छा ही नहीं, एक्चुअली अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बी पॉज़िटिव। वो बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है ना, कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है। यही पॉज़िटिविटी रखेंगे तब तो हो पाएगी ना, हम जैसे ही लोग पॉज़िटिव ना रहें कि नहीं हाँ, ठीक है, हो रही हैं चीज़ें। चलो सिस्टम तो बदल ही रहा है, अच्छा है। पर आप बताओ, एक जैसे कैटेगरी होती है, जैसे मान लो अफेयर वाली कैटेगरी है, एक साइको, मतलब कि उसको मारना ही है इंटेंशन, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो सबसे ज़्यादा केसेस क्या अफेयर्स के आते हैं क्या? हाँ, मैक्सिमम अभी तो ट्रेंडिंग है एकदम, अगर हम क्राइम के फील्ड में ट्रेंडिंग केसेस देखें तो यही है, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारा, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को ब्लू ड्रम में पैक कर दिया, पहाड़ी से फेंक दिया, ये बहुत नॉर्मल एकदम। ऐसा लग रहा है कि आजकल लोग डाइवोर्स प्रेफर नहीं कर रहे, मार दो एक को, हाँ। वो उन्हें ज़्यादा ईज़ी लग रहा है, ये वाला सिस्टम चल रहा है। अच्छा, जितने ये फोरेंसिक एक्सपर्ट की क्या डिग्री होती है? कौन देता है? कौन से कॉलेजेस देते हैं? कहाँ से लोग पढ़ते हैं? तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो बेसिकली अपनी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी करना चाहे तो वो भी पूरी फॉरेंसिक साइंस में करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं, तो आप उसके थ्रू जाते हो। मेरा काम यही है, मैं बच्चों को यही पूरा गाइड करती हूँ कि कैसे आपको फॉरेंसिक की फील्ड में जाना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि फॉरेंसिक्स जो है इंडिया में उतना अच्छा नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है, दिस इज़ जस्ट अ मिसकंसेप्शन, फॉरेन जाओगे आप तो बढ़िया मिलेगा। कोई टेक्नोलॉजी नई आई है क्या? मतलब कुछ, मतलब काफ़ी क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ है फॉरेंस काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हुई हैं। अगर हम सबसे पहली बेसिक चीज़ बात करें वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहले नहीं थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई है, हमारे पास मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो उस प्रोसेस को भी स्पीड अप कर देते हैं। पहले मैनुअल तरीके से किया जाता था, तो वो बहुत टाइम लगता था कि डीएनए रिपोर्ट आने में इतने दिन लग रहे हैं, उसमें किसी पर्सन की गलती नहीं है, उसमें आप स्लो होगा, मैनुअली है। लेकिन अब क्या है कि अब आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए आपको बस सैंपल प्रिपरेशन करना है, सैंपल लोड करना है और आपका जो है एनालिसिस होके आ जाएगा। जैसे मान लो भी ये जो केसेस आ रहे हैं ड्रम में डाल दिया काट के, मतलब किसी से, अब वो हथियार नहीं मिला, हुँ। पर पता है कि भैया कि बंदे ने काट के डाल दिया, तो भी क्या बच सकता है वो? नहीं, अब जब पता ही है वेपन नहीं मिला, वेपन तो बहुत केसेज़ में नहीं मिलता हाँ। है कि अब छुपा दिया, इधर-उधर कर दिया तो वेपन नहीं मिल रहा है। ढूँढने की कोशिश पुलिस बिल्कुल करेगी, भरपूर करेगी, नहीं मिला, नहीं मिला। और भी तो चीज़ें हैं, सिर्फ़ वेपन का क्या करना? और भी तो जो एविडेंसेस आपको दिख नहीं रहे हैं थ्रू नेकेड आइज़ वो हैं वहाँ पे, उनको कलेक्ट करो आप, उनके बेसिस पर आपका उसकी बेसिस पे सज़ा होती है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? एक बार पॉडकास्ट किया था मैंने, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि अभिषेक, अ, एक शूटर ने एक बिज़नेसमैन को गोली मार दी, और वो मुंबई के हाईवे पे दौड़ने लगा, और पुलिस भी इसके पीछे दौड़ने लगी है।
अब जिस गन से उसने गोली मारी, उसके अंदर जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको? कार्ट्रिज। हाँ, तो उसने उसको निकाल के फेंक दिया, हुँ। समुद्र में फेंक दिया और उसी गन के साथ वो दौड़ता रहा और पुलिस भी उसके पीछे दौड़ती रही और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लाइव मर्डर कर दिया भैया, गन भी पकड़ में आ गई, घर में गन भी ले ली, एविडेंस आ गया फोरेंसिक में, गन, फिंगरप्रिंट सब कुछ ये वो परफेक्ट, हाँ, इसी ने मर्डर किया है। और वो इतना शातिर था कि उसने वो जो जिससे गोली निकलती है वो फेंक दिया उसने। तब कोर्ट में गया केस, तो कोर्ट में वो जज ने बोला कि पुलिस वालों को डाँट लगेगी, तुमको यही पता नहीं है कि जिस गोली वही है ही नहीं इसके अंदर, तो कैसे बता सकते हो कि इसने मारा है? हुँ, हुँ। तो इस केस में क्या बोलना तो जीएसआर एनालिसिस कर लेते, मारा उसके हाथ पे गन शॉट रेसिड्यू मिलेंगे, जिसको गोली मारी है वहाँ से गन शॉट रेसिड्यू मिलेंगे, वो कंपेयर कर लेते। सिर्फ़ एक ही एविडेंस के तौर पे आप किसी को कॉन्विक्ट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ़ गन मिलना एक वो नहीं हो गया, सिर्फ़ आपका एक फिंगरप्रिंट मिलना कोई सबूत नहीं हो गया। आपको एटलीस्ट मल्टीपल एविडेंसेस को लिंक करना होता है। कितने एविडेंस चाहिए होते हैं? ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि ऐसा कोई फिक्स नंबर हो कि इतने मिलेंगे तो ही। कहीं कुछ नहीं मिला फिर जज के मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो सारे केसेस वो तो जज का मूड है। हैं? वो जज का मूड है, वो कैसे करना चाहता है। अच्छा, करता है कि डिपेंड? अभी ऐसा नो कमेंट्स। सी के अच्छा, कोई ऐसा केस बता सकते हो जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सॉल्व हुआ हो? टेक्नोलॉजी या हम डिजिटल एविडेंस के बेस पे जो सबसे मेजर एविडेंस मिला वो डिजिटल एविडेंस है कि लग नहीं रहा था कि ये मर्डर है, पर वो एट द एंड निकल के आया। वो डॉक्टर वाला जो केस है कि डॉक्टर ने अपनी वाइफ को मारा। अब उन दोनों की स्टोरी ऐसी थी कि लव मैरिज दोनों की, ठीक है? और काफ़ी अच्छे तरी अभी नई-नई शादी हुई थी, कुछ ही महीने हुए थे। अफेयर भी नहीं था, सर, किसी का कोई अफेयर नहीं था। पर वो लड़की जो थी ना वो थोड़ी-सी बीमार रहती थी, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स उसको रहा करती थी, तो बार-बार पेन उठता था और जो डॉक्टर था वो गैस्ट्रिक का ही स्पेशलिस्ट था। तो वो अपने हस्बैंड से पूछ लेती थी क्या मेडिसिन लेनी है, क्या लेना है, वो बता देता था। अब उसे डॉक्टर को ये था कि ठीक है, मालूम तो था कि वो लड़की बीमार रहती है पर इतनी ज़्यादा रहती है वो नहीं पता था। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था अपनी वाइफ को लेके, तब उसकी वाइफ को वही गैस्ट्रिक पेन दर्द हुआ, तो उसके फ्रेंड्स ने थोड़ा-सा मज़ाक उड़ा दिया। वो चीज़ उसे दिमाग में हिट कर गई। तो तब उसको लगा कि भई मेरी जो है बेइज़्ज़ती हो रही है। तब उसने अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग कर ली। अब इतने अच्छे से वो उसे रखता था कि उसके लड़की के पेरेंट्स भी सोचते थे कि इतने अच्छे से रख रहा है, बहुत बढ़िया है हमारा दामाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे दर्द होता था, वो कॉल करती थी, दवाई पूछती थी, वो इंजेक्शंस बताता था, वो ले लेती थी, ठीक है? ठीक हो जाता था दर्द, सब बढ़िया था। एक रात क्या हुआ कि वो अपने घर गई हुई थी, तब वहीं फिर उसे दर्द हुआ। फिर इसने बोला ये डोज़ ले लो और ये वाला सुबह भी लेना डोज़। इंजेक्शन उसने बताया, लिया उसने, सुबह वो उठी ही नहीं, वो सोती ही रही। वो उठी ही नहीं तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया एंड शी वाज़ डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। अब सबको लगा कि ठीक है बीमार रहती थी, उसी गैस्ट्रिक पेन की वजह से या कुछ और इश्यूज़ की वजह से डेथ हुई होगी, तो पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। पर लड़की की जो सिस्टर थी ना, उसने ज़िद करी कि नहीं पोस्टमार्टम कराया जाए, तो पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी कॉज़ ऑफ डेथ क्लियर नहीं हुआ। अब जब कॉज़ ऑफ डेथ क्लियर नहीं हुआ है, तो या तो वो नेचुरल डेथ है या फिर डॉक्टर क्या करता है कि जब नहीं समझ आ रहा है, तो वही विसरा पैक करके भेज देता है कि कुछ सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं, यानी नेचुरल होगी या कोई पॉइज़न होगा जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो विसरा पैक करके भेज दिया। बॉडी वापस मिल गई। जब पोस्टमार्टम चल रहा था उस टाइम पे उसका हस्बैंड बार-बार, बार-बार ये ज़िद कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दो, मेरी वाइफ़ है और बहुत रो रहा और बहुत ऐसे प्रिटेंड कर रहा कि सबसे ज़्यादा दुःख उसे ही है। तो सबको लगा कि हाँ, दुखी है इसलिए कर रहा होगा ये सब, पर उसे फिर भी अंदर जाने को नहीं दिया गया। विसरा चला गया। कई महीने बीत गए, विसरा रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। हाँ, अगर बहुत प्रेशराइज़्ड ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे फैमिली बार-बार, बार-बार रिमाइंडर्स डाल रही है या कोर्ट में केस फाइल हुआ है किसी के अगेंस्ट तो वो फिर जल्दी किया जाता है। नॉर्मल सा केस से आया है तो इतना स्पीड अप नहीं हो पाता है। विसरा रिपोर्ट आने में कुछ महीने लग गए। जब विसरा रिपोर्ट आई तब उसमें ये मालूम चला कि उस लड़की की जो मौत है वो एनेस्थीसिया के ओवरडोज़ की वजह से हुई है। अब एनेस्थीसिया नॉर्मल इंसान को तो मिल नहीं सकता कि दुकान पे जाए मेडिकल पे भैया एनेस्थीसिया दे दो मिल जाएगा। नहीं। ये तो कोई डॉक्टर ही कर सकता और डॉक्टर कौन था? उसका पति। अब ये चीज़ अभी भी नहीं बोल सकते कि उसके पति ने दिया। हुआ ये कि इसने एक एक गलती कर दी। जब ये इसकी वाइफ़ एक्सपायर हो गई, चली गई, इसके बाद में इसने क्या किया, जितनी भी इसकी पुरानी जितने भी अफ़ेयर्स थे, उनको इसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ़ चली गई है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कुछ ने ऐसे ब्लॉक मार दिया, ठीक है? अब एक लड़की थी
जिसका इसके साथ अफेयर था, काफ़ी लंबे टाइम तक चला और फिर जो है इनकी शादी नहीं होती है और फिर दूसरी इसके साथ हो जाती है। तो इसको इसने क्या करा, हर जगह से उस लड़की ने इसे ब्लॉक करा। इसने किसी पेमेंट ऐप पर इसे मैसेज करा, पेमेंट ऐप पर कि आई किल्ड माय वाइफ फॉर यू, दैट्स इट। इतनी सी लाइन लिख दी उसने और ये एविडेंस मिल जाता है और इसके ही बेसिस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है और ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि अब तो इसी ने बोला ये बात, अब क्या है इसमें, अब क्या ही बचेगा। तो ये एक इतनी सी गलती इसने कर दी कि आई किल्ड माय वाइफ फॉर यू। मतलब प्रियांशी जी, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती मतलब आपके फील्ड में, कि मतलब ठीक है, मतलब आप लाए वो मशीन में डाला, उसको टेस्ट किया, ये लो साहब खत्म। नहीं, नहीं, आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, मशीन सिर्फ़ आपको उतनी ही चीज़ बता रही है जितना आप चाह रहे हो। पर क्रिटिकल एनालिसिस आपकी सारी थिंकिंग तो आप ही की है ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे इस पे ये टेस्ट लगाना है, मान लो पॉइज़न का ही है, आपके पास विसरा आ गया है, आपको पॉइज़न एनालिसिस करनी है, तो आप रैंडमली सारे टेस्ट थोड़ी लगा दोगे। हुँ। इतने हज़ारों पॉइज़न्स हैं, किसका टेस्ट लगाना है, वो आप खुद डिसाइड कर रहे हो। किस बेसिस पे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे, एफआईआर के बेसिस पे, पंचनामा के बेसिस पे, केस डिटेल्स के बेसिस पे आप खुद डिसाइड करोगे कि मैं पहले ये टेस्ट लगाऊँगी। क्यों? क्योंकि जो सिम्पटम्स हैं, जो साइन एंड सिम्पटम्स दिख रहे हैं, वो इस वाले पॉइज़न से आ सकते हैं। तो ये तो हमारी खुद की चॉइस है। फिर हम धीरे-धीरे टेस्टिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपर्ट ही मेन रोल प्ले कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट सिर्फ़ आपकी प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है, क्योंकि आप मैनुअल तरीके से करोगे तो ह्यूमन एरर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपका एरर देने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम इंस्ट्रूमेंट पे अपने काम को स्पीड अप करते हैं और जो एनालिसिस मैनुअली पॉसिबल नहीं है, वो करके देगा हमें। तो आपके पास एफआईआर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आती है? पूरा केस फाइल आती है, कंप्लीट केस फाइल जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, एक-एक बंदे का स्टेटमेंट भी लिखा होता है। क्योंकि हमें अपनी रिपोर्ट देनी है, हम किस बेसिस पर इंटरप्रेट करें, हम आँख बंद करके कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, तो सारा कुछ पढ़ा जाता है, फिर एनालिसिस की जाती है। अच्छा प्रियांशी जी, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत सारे केसेस आए जो सुसाइड के पहले केस बता दिए गए हों कि ये सुसाइड है, और बाद में फॉरेंसिक ने उसको बताया कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये तो मर्डर है? ऐसा कोई केस इन्वेस्टिगेट किया? हाँ, होता है ऐसा, कई बारी होता है कि मान लो कि पुलिस ने ही, या पुलिस तो खैर चलो ठीक है, नहीं तो मीडिया में आ गया कि ये सुसाइड था, सामने वाले ने सुसाइड कर लिया, कि हमने हैंगिंग देखी और बोला कि सुसाइड है। बाद में एनालिसिस हुआ, पता चला कि वो पहले ही मर चुका था। मौत उसकी किसी और रीज़न से हुई थी। स्ट्रैंगुलेशन से मौत हुई थी, गला दबा के मारा गया था और फिर सुसाइड दिखाने के लिए उसे टाँग दिया गया। ऐसे बहुत केसेज़ होते हैं और ये बहुत ईज़िली क्लियर हो जाता है आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि ये बंदे की मौत का कारण क्या रहा है, हैंगिंग रही है, स्ट्रैंगुलेशन रहा है, क्या रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो कभी ये आप बड़ा आसान। कभी आपको गुस्सा आता है, मतलब कि जैसे कोई ब्यूरोक्रेट या फिर कोई पुलिस वाला या फिर कोई ऐसा आदमी, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कभी गुस्सा आता है तक? या फिर ऐसे ही नहीं, वो दे दिया मैंने एविडेंस, जो मेरा था दे दिया, ऐसा गुस्से को पी जाते हो आप? हाँ, गुस्से को तो थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है कि नहीं ठीक है, ओके, मैं अपनी तरफ से सब सही कर रही हूँ। हाँ। मुझे बस अपनी चीज़ें सही करके देनी है और उनको, वैसे तो सब कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि उन्हें पता है व्हाट वी आर डूइंग, कि हम पुलिस को हेल्प कर रहे हैं। अगर पुलिस हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो पुलिस का काम बिगड़ जाएगा। तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो तो जो आप बोलोगे वो करेंगे। आपको ऐसा लगा जैसे इंडिया छोड़ के मतलब बाहर किसी और कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे नहीं, ज़्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट में ज़्यादा चीज़ें होगी, आपको बिल्कुल ज़्यादा भी अच्छा नहीं। चीज़ होगा? कभी नहीं लगा मुझे। मेरा यही है कि यहाँ का सिस्टम, जब तक आप खुद उस सिस्टम में एंटर करके चीज़ें सही नहीं करोगे ना, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए। जितने अच्छे-अच्छे लोग इसमें एंटर करेंगे, तभी वो सिस्टम सुधरेगा। आप ये सोचो कि नहीं सिस्टम खराब है, खराब ही रहने देते हैं, मैं ही बाहर चली जा रही हूँ, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। पर्पस आपका क्या है कि आप कुछ थॉट प्रोसेस से इस फील्ड के अंदर आए हो, आप कुछ, आपका ये गोल है कि मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है इस सिस्टम में, मुझे कुछ अपने तरीके से काम करना है, तो आपको वहाँ एंटर करना पड़ेगा। तभी आप चेंजेस ला पाओगे, नहीं तो सब अपने तरीके से चले, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हुँ। पर चेंज लाना तो एक मुहिम है ना, चेंज लाना इतना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, पर इतने सारे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए भी कितने लोग लगे। एक पर्सन जब कोई थॉट प्रोसेस लाया होगा तब जाके उसने अपने साथ लोगों को जोड़ा होगा। तो जब एक स्टेप लेगा तब तो और लोग आएँगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद एंटर कर रही हूँ इस फील्ड में और अब मैं स्टूडेंट्स को रेडी कर रही हूँ।
आएँगे और भी अभी कोई मेरे अच्छा पीछे। निकलेगा, कोई तो सच्चा निकलेंगे बिल्कुल, मैं खुद उन्हें पढ़ा रही हूँ, मैं खुद उन्हें चीज़ें सिखा रही हूँ, तो वो उनमें से चलो ठीक है, अगर 10% स्टूडेंट्स भी चेंज लाते हैं, तो कहीं न कहीं मेरा जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो गया, दैट्स इट। अच्छा, पहले तो चलो सोशल मीडिया नहीं था, खबरें कम फैलती थी, पता नहीं चलता था। आजकल तो मतलब कुछ 10 सालों से तो इतना हो गया है कि मतलब कुछ भी होता है तुरंत पूरा इंडिया उस पे बात करने लग जाता है। ये सीरियल किलर पहले हुआ करते थे, आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं सीरियल किलर, कुछ केसेज़ है ऐसा कोई? सीरियल किलर्स तो होते हैं, आज के टाइम में भी होते हैं, कुछ केसेज़ होंगे, पर इतने शातिर नहीं हो पाते हैं। शातिर नहीं हो पाया। पकड़े जल्दी जाते हैं वो कि क्योंकि पुराना देखा जाए तो हमारे पास कितने ऐसे पुराने केसेस हैं, टेड बिंडी और कुछ गैंग्स जो सीरियल किलर्स होती थी जो मार के और कई महीनों सालों तक गायब होती थी, पकड़ी नहीं जाती थी। आज के टाइम पे उतने शातिर नहीं है, कुछ महीनों में पकड़े जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी चेंज हुई है कि आप क्राइम करोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक बचोगे नहीं, पकड़े तो आप जाओगे ही। पर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं सीरियल किलर्स। हुँ। अच्छा, ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सैलरी वगैरह कितनी होती है? कुछ प्राइवेट में अगर काम करेंगे तो? प्राइवेट में हाँ, कुछ प्राइवेट में तो कुछ ऐसा कोई फिक्स कोटेशन नहीं होता है। किसी को 10,000 भी दे देते हैं और किसी को 1 लाख भी दे देंगे। सभी है यहाँ पे? हाँ, हाँ, तो प्राइवेट में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर कुछ फिक्स अमाउंट ही होता है कि अगर आप जैसे आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी, आप फ्रेशर हो और फ्रेशर एज़ आप जा रहे हो, तो आपको 40 टू 50,000 पर मंथ ही मिलेगा। तो एक फिक्स अमाउंट है, उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट के पर्क्स होते हैं वो ऑब्वियसली आपको मिलते ही हैं। फिर जैसे-जैसे आपको जितने सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो ग्रेजुअली हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज़ करते जाते हैं। पोस्ट बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, उस बेसिस पर बढ़ती है। हाँ, बहुत ज़्यादा आप अर्निंग के पर्सपेक्टिव से फॉरेंसिक की फील्ड में जा रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि हर गवर्नमेंट सेक्टर में एक फिक्स सैलरी होती है, आप उसी पर रहते हो। करेक्ट। अच्छा, एक आजकल पुलिस वाले भी बहुत रील बनाते हैं और पॉडकास्ट में भी आते हैं, प्रेज़ेंट रहते हैं, अपने-अपने कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। और एक पुलिस वाले की मैं रील देख रहा था कि किसी ने सवाल किया कि यार मतलब किसी को मर्डर करें या किसी को मार दें हम, फिर भी बच सकते हैं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बच सकते हैं। तो मैंने कहा कैसे? मैं भी देखता हूँ रील पूरी। तो पूरी रील देखी, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि सामने वाला पहले आप पे हावी है या फिर आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप पे जान का खतरा बना है, और आपने चाहे उसको डंडे से मारा हो, चाहे गोली से मारा हो, चाहे कैसे भी मारा हो, आपने उसको मार दिया, बच जाओगे। ये तो तर्क-वितर्क हैं, देते रहो कोर्ट में खड़े होके जो जीत जाए वो उस पे है। अगर एविडेंस है तो आपका नाम तो है कि आपने क्राइम तो करा, आपने मारा किसी को चाहे आपने अपने बचाव में मारा, पर मारा तो है, वो क्राइम है। अब आपको कितनी सज़ा देनी है, आप अपने वहाँ पे पॉइंट्स रखते जाओ, वो जितना आपका वकील आपको बचा ले वो बात की बात है, मतलब फिर सारा बाकी वकीलों को रहता है। वकीलों अच्छा, स्लो पॉइज़न देते हैं कि भैया कि 5 साल में मरेगा, कोई 10 साल में, 5-6 साल में मरेगा। तो वो इज़ अ मिथ और कि ऐसा नहीं, नहीं, होता है? इट इज़ ट्रू पॉइज़न के कई सारे टाइप्स होते हैं, कि जो स्लो पॉइज़निंग है दैट इज़ काइंड ऑफ क्रोनिक पॉइज़निंग बोलते हैं जिसे हम, कि आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट दे रहे हो, बिल्कुल थोड़ा अमाउंट कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है। इवन डेथ होने के बाद भी वो मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफ़ाई करना, क्योंकि क्या होता है धीरे-धीरे आपने दिया, ठीक है? अब उससे कोई ना कोई ऑर्गन अफ़ेक्ट हो गए और उसकी डेथ किसी ऑर्गन के डिसफंक्शन करने से हुई है, कि ये ऑर्गन बंद हो गया उस कारण से डेथ हुई है। अब आपको पता ही नहीं चला, पोस्टमार्टम में भी यही आएगा कि ये ऑर्गन बंद हुआ था इसलिए डेथ हो गई। तो क्रोनिक पॉइज़निंग होती है, दिए जाते हैं ऐसे पॉइज़न्स काफ़ी सारे होते हैं जो स्लो कई सालों तक दे रहे हैं, वो है। बाकी एक्यूट पॉइज़निंग भी होती है, फुल्मिनेंट पॉइज़निंग होती है, अबॉर्टिफिशिएंट पॉइज़न्स होते हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ पॉइज़न्स होते हैं, ट्रांसडर्मल पॉइज़निंग होती है जो सिर्फ़ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से दी जाती है। धुरंधर 2 मल्टीपल मूवी में जो बताया। हाँ, वो जो मूवी में दिखाया है वो रियल लाइफ़ में हो चुका है। ऐसे कई क्या केस था वो धुरंधर 2 मूवी जैसा क्या केस है, आप बताओ? ये है आपका 2017 का हाँ। किम किंग जोम नाम के जो थे एक पर्सन तो उन्हें कौन-सा एयरपोर्ट था ये? कुआलालंपुर एयरपोर्ट, वहाँ पर असैसिनेट किया गया था। वो यही पॉइज़निंग ट्रांसडर्मल पॉइज़निंग के थ्रू ही उनकी डेथ हुई थी। और ऐसा ही एक केस और था कि एक लड़की थी और उसके फादर थे, ठीक है? तो वो अपने यूके के घर में रहते थे। बेसिकली ये ना रिटायर्ड कोई मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सन थे, तो ये यूके में रहते थे। तो इनके डोर पर किसी ने वो
पॉइज़न लगा दिया होगा। तो जैसे ही उन्होंने वो डोर टच करा, तो वो ट्रांसडर्मल बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। तो जैसे ही आप टच करोगे, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ और उसके थ्रू आपके बॉडी में चले गए और ये आपके न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, तो ये नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ऑन द स्पॉट सडनली डेथ हो जाती है। ये जो आप मूवी की बात कर रहे हो धुरंधर की, इसमें डाइमिथाइल मर्करी है, बेसिकली जो दिखाया गया है वो डाइमिथाइल मर्करी है। तो ऐसा एक और केस है, एक साइंटिस्ट थी जो अपनी लैब में कुछ काम कर रही थी, ग्लव्स पहने हुए थे उन्होंने बाकायदा, तो उनके कुछ ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइमिथाइल मर्करी उनके ग्लव्स पे गिर जाता है। तो वो ग्लव्स लेटेक्स के बने होते हैं, तो वो पेनिट्रेट करके चला जाता है और न्यूरोटॉक्सिन होने की वजह से कुछ महीनों के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो दिखाया ज़रूर है, बैंडेड लगा के आप करोगे तो बैंडेड को भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर टच कर रहे हो या कुछ कवर करके टच कर रहे हो तो आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो आपको भी अफ़ेक्ट करेंगे वो। जैसे ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, वैसे क्रिमिनल भी इवॉल्व हो रहे हैं क्या? मतलब ऐसे ऐसे नाम ले रहे हो आप पॉइजन के, मतलब उनको मिलते कहाँ से, ढूंढते कहाँ से, सर्च कहाँ से कर, बताता कौन है इनको सबसे कि ऐसा कॉमन पढ़े लिखे हैं सारे अब। होता एजुकेटेड पर्सन और है? मोर कॉशियस और उन्हें ज़्यादा ज्ञान है इतना कि कहाँ से क्या लाया जाए। बहुत ईज़िली जो अवेलेबल पॉइज़न्स होते हैं वो आपका सेल्फ़ास हो गया और या गैसेस का यूज़ कर लो, कुछ नहीं करो, कमरा बंद कर दो, आग जला के रख दो, भाग जाओ। लो जिसको मारना है उसको छोड़ जाओ कमरे ये में। तो एक तरीका बताया था, 4-5 तरीके और बता दो आप कि किसी को कैसे मारा जाए। क्योंकि कॉमन हो गया है, तो आपने बोला ना कि ये तो कि डाइवोर्स मत दो, मार दो। तो थोड़ा 2-4 बता दो, हिंट दे दो लोगों को। ये तो इतनी ईज़ी जो वे है, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से पकड़े भी नहीं जा सकते, वो भी होता है। एक दो बता दो तुम, बस एक बता दो बड़ा। मुझे कल को भी टाल देंगे, आपने बताया था, वो मैडम ने बताया था पॉडकास्ट में, तो मैंने वही करा, इसीलिए मारा है इसे, मैं ही पकड़ी जाऊँगी। फरमाओ। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर क्राइम सीन होते हैं बहुत सारे, तो वो तो बिल्कुल टेम्पर किए जा सकते हैं सब कुछ। तो वो कैसे डिटेक्ट होंगे? कुछ भी क्राइम हो गया वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ तो सब उनके हाथ में ही है हर चीज़। टेम्परिंग तो कहीं भी हो सकती है, पर हॉस्पिटल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना केस, क्यों मतलब न हॉस्पिटल में ऐसा क्यों? कि हॉस्पिटल में आपका कुछ भी अगर काटा-पिटी करी है तो जो एक वेपन है वो हटा दिया, या फिर जो पॉइज़न है वो चेंज कर दिया, बता दिया कि ऐसे हो गया, खाने में कुछ अलग खा लिया था वो हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डिफ़िकल्ट होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ हो, टेम्परिंग कहीं पर भी हो सकती है। और आजकल जो हम देखते हैं लोग बहुत स्मार्ट हैं, कोई भी क्रिमिनल है वो काफ़ी स्मार्ट है, उसे पता है कि एविडेंसेस को ठिकाने कैसे लगाना है। अगर प्लान्ड मर्डर है, तो डेफ़िनिटली वो सब कुछ प्लान करके बैठा होगा कि बचने के लिए क्या-क्या उपाय चाहिए, वो सब ढूँढ के बैठा होगा। तो पर एट द सेम टाइम लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। हुँ। मैं एक जगह पे जाके खड़ी हो जाऊँ, एक क्राइम सीन पर, मैं कुछ ना टच करूँ, ग्लव्स भी पहन लूँ, सब कुछ कवर कर लूँ, मैं कुछ भी टच नहीं कर रही हूँ, पर मैं सिर्फ़ वहाँ गई हूँ, तो मेरा कोई ना कोई ट्रेस एविडेंस वहाँ पर रह गया। नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट कि आप वही ट्रेस एविडेंस ढूँढ कर लाओगे। सो एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। आप कितना ही बारीकी से क्राइम कर लो, कुछ ना कुछ तो आप गलती कर ही दोगे। कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जैसे क्या-क्या छूट जाता है मतलब? बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है। 1-2 चीज़ ब जैसे अब वो चलो बहुत बेसिक सी फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स, फिर आप तो बोलो खड़ा हाथ भी नहीं लगाया, कोई ग्लव पहने, नल नहीं लगाया, दरवाज़ा खोला, अंदर आया, ठीक है। फिर डिजिटल एविडेंस, हैं? डिजिटल एविडेंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, वहाँ से तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। मिलेगा मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। तो मतलब पकड़ में मतलब पता लगाया जा सकता है कि ऐसा आदमी ने किया है। हाँ, आप कितना ही बच लो, टाइम लग सकता है उसको सॉल्व करने में, पर अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, वही मैंने बोला चारों पिलर्स एक साथ मिलके काम करें, तो उतना मुश्किल नहीं है किसी भी क्राइम को क्रैक करना कि ये किसने किया है। चलो ये बता दो कौन-सा क्राइम डिटेक्ट करना मुश्किल है? मतलब बहुत मुश्किल है, जिसमें 25-30 साल लग जाएँगे और आदमी बूढ़ा हो जाएगा उस टाइम तक। देखो मैं कितने भी साल लग सकते हैं किसी भी क्राइम में, पर जो सबसे डिफिकल्ट होता है जेन्युइनली जिनको इन्वेस्टिगेट करना डिफिकल्ट होता है वो होता है ड्राउनिंग के केसेस, पानी में अगर बॉडी मिली हो तो। अच्छा। क्योंकि पानी में बॉडी मिली है यानी बॉडी एकदम एकदम ही खराब हो चुकी है, उस पे एविडेंस अब आपको कुछ मिलेगा नहीं। पोस्टमार्टम भी कर लो चाहे। पोस्टमार्टम करने पे आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि वो पानी में मरने से मौत हुई है या पानी के पहले ही उसको मार दिया गया था, फिर बॉडी का जो भी किया हो फेंका वेका हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बोलते हैं पानी में कूद के मर गया, हो सकता है, मार पहले ही दिया हो आपने। तो ये वो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, पर और एविडेंसेस मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब
फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ एम्पुटेटेड हो चुका है, पूरा स्वेल्ड अप हो गई है बॉडी, सिर्फ डीएनए एनालिसिस आप कर सकते हो और डायटम एनालिसिस से ये बता सकते हो कि ड्राउनिंग की वजह से मौत हुई है या पहले ही हो चुकी थी। मतलब ये कब मरा था वो भी बता सकते हैं कि इस टाइम हाँ, टाइम ऑफ डेथ भी आप एक एस्टिमेट दे सकते हो कि कितने टाइम पहले इसकी मौत हुई, कितने दिन पुरानी बॉडी है, आप ये बता सकते हो। इसीलिए सब दरिया में डाल देते थे पहले। हाँ, पानी अब अब तो सबके पास के भी इसलिए पानी की टंकी को यूज नहीं कर रहे लोग ये। नहीं, अब तो आसानी से नदी में डाल दो, बोलने कूद गया। हाँ, बहुत खतरनाक खतरनाक केसेस है तो मतलब सबसे बड़ी लैब कहाँ है मतलब इंडिया के अंदर फॉरेंसिक की? लैब्स बहुत सारी हैं, जो सेंट्रल लैब्स होती हैं वो सबसे बड़ी लैब्स होती हैं, तो ऐसे हमारे पास में करीब 6 से 7 लैब्स हैं और के प्रपोजल्स ऑलरेडी जा चुके हैं, तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब सबसे टॉप पे होती हैं। उसके बाद में आपकी आती हैं स्टेट फॉरेंसिक लैब्स, हर स्टेट की अपनी-अपनी लैब होती है। उसके बाद आती है आपकी रीजनल लैब्स। रीजनल लैब्स आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन है और छोटे-छोटे और जगहों पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है, ओपन होती जा रही है तो वहाँ रीजनल पे क्या लैब्स। इतनी फैसिलिटीज है मतलब एक टीयर 3 गाँव के अंदर अगर कोई एक बड़ा ब्रूटल मर्डर केस हो गया तो क्या वहाँ पे कोई एविडेंस क्या होता वो है टिक कि पाएगा? जितनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वो उस बेसिस पे कर लेते हैं। हुँ। मान लो उनके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो वहाँ नहीं हो सकता इन्वेस्टिगेट, तो वो अपने हायर लेवल की लैब को सेम एविडेंस फॉरवर्ड कर देंगे कि आप एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट प्रोवाइड कर दो। तो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं लैब्स भी हुँ। कि हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने इस एविडेंस को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि ऐसे फिर सबसे लोएस्ट लेवल पर जो होती है लैब, वो मोबाइल लैब होती है। हुँ। मोबाइल लैब हर पुलिस स्टेशन पे होती है। हर पुलिस थाने में मोबाइल फोरेंसिक वैन होती है, जहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो क्राइम सीन पे जाके ऑन द स्पॉट एनालिसिस करते हैं। हेयर का छोटा-सा टुकड़ा मिला, हो सकता है वो कोई फाइबर हो, धागा हो कोई छोटा-सा, आपको हेयर लग रहा हो, आप ऑन द स्पॉट माइक्रोस्कोप पे चेक कर लो फाइबर है या हेयर है और फिर पैक कर दो। आसान हो गया काम। आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वहीं कर दिया। पहले क्या होता था, कुछ भी चीज़ मिली है पुलिस वाले पैक करेंगे भेज देंगे। पता चला कोई रेप केस है, उन्होंने पूरी मैट्रेस भेज दी। मैट्रेस कहाँ रखी इंसान, लैब के अंदर मैट्रेस आ रही है। पूरी की पूरी गाड़ी उठा के भेज दी। तो ये क्या हो रहा था कि एक्सपर्ट्स का काम बढ़ रहा था कि आपने अननेसेसरी चीज़ें भेजनी है हमारे पास में। अब क्या होता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट ही क्राइम सीन पे जा रहा है, जो मोबाइल फोरेंसिक लैब्स में होते हैं। वो सिर्फ़ ऑथेंटिक और जितना रिक्वायर्ड है वो एविडेंस ला रहा है कि अगर पूरा बेड हम क्यों लाएँ? हम उसमें से अपने लाइट सोर्सेज़ का यूज़ करके अगर सेमिनल स्टेन है इतने एरिया में, तो हम उस स्टेन को कट करेंगे। हम सिर्फ़ उतना ही लेंगे, पूरी बेडशीट भी नहीं लेकर आएँगे हम। तो ये ईज़ी हो गया हमारे लिए। और ये डिजिटल एविडेंस और फिजिकल एविडेंस मतलब डिजिटल की मान्य है कोर्ट में? हाँ, बिल्कुल। है कि वह एआई वीडियो हो गए तो एआई चीज़ बता दी, फिर कैसे पता लगाएँगे? पता तो लगता नहीं है आजकल वैसे। नहीं, लग जाता है पता कि ये एआई जनरेटेड है या क्या है, कैसा है, ओरिजिनल है या नहीं है, ये आसानी से आप पता लगा सकते हो। आसानी से? हाँ, बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है यूज़ के लिए, पर उसका मिसयूज़ भी उतना ही हो रहा है। तो जो भी मिसयूज़ हो रहा है, डिजिटल फोरेंसिक्स का काम ही यही है। डिजिटल फोरेंसिक्स में काम क्या होता है कि आप मान लो कोई सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है? कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है। आपको उसमें चेक करना है कि क्या ये वीडियो टैम्पर तो नहीं हुआ, एआई जनरेटेड तो नहीं है, कहीं पे जो है इसमें कुछ कटिंग-वटिंग करके तो नहीं भेज कैसे दिया। पता लगाएँगे? मतलब आपके पास ऐसी क्या टूल होते टेक्नोलॉजी हैं। है, ऐसी ऐसे खतरनाक टूल्स है आपके पास? हाँ, हमारे पास टूल्स होते हैं, हाँ। जिन टूल्स का हम यूज़ करते हैं और एक एक्सपर्ट बैठ के अगर आपका 8 से 10 घंटे या 24 घंटे का भी फुटेज है ना, तो उस टूल में हम उसे अपलोड करते हैं और बैठ के वो पूरा फुटेज देखा जाता है 24 घंटे का, 1-1 सेकंड का। नींद आ रही होगी आदमी को, चीज़ें हो रही होगी, कैसे पता लगाएगा? नहीं तो एक पर्सन थोड़ी कर रहा है। आधा ड्यूटी एक पर्सन करेगा, नेक्स्ट पर करेगा, स्लॉट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो वो चेक करते हैं और उस टूल में ना आ जाता है कि यहाँ टेम्परिंग शो हो रही है, यहाँ पे कुछ ग्लिच आया यानी यहाँ पे टेम्परिंग शो हुई है। तो ये टूल्स हैं जो आप बता देंगे, ऐसी अगर एआई जनरेटेड हैं, ठीक है, उनमें भी आपको पता लग जाएगा, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्क करके जो है चीज़ें पता लग जाती हैं, क्योंकि एक एआई जनरेटेड और एक नॉर्मल वीडियो, ओरिजिनल वीडियो में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आएँगे। एक ह्यूमन बीइंग और एआई जनरेटेड ह्यूमन बीइंग में भी डिफरेंसेस हैं। एकदम ओरिजिनल दिखेगा हमें, पर जब हम उस टूल में डालेंगे, उस हम चीज़ का यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर का, वो बता देगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि ये एआई जनरेटेड है और ये वाला ओरिजिनल है। तो वो करा जा सकता है। कोई ऐसा रिसेंट कोई केस आया है एआई वाला कोई? ऐसे मैं आपको कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं है, पर सबसे ज़्यादा हुँ। मैक्सिमम नंबर आपके पास डिजिटल एविडेंसेस का ही है। हमारे यहाँ पे जो डिजिटल फोरेंसिक्स का डिपार्टमेंट है, वो 24 घंटे ऊपर है। सुबह भी ड्यूटी है लोगों की, रात भी ड्यूटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज़, एविडेंसेस उन्हीं के पास है। वो बैठ के
24 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वही एविडेंसेस आ रहे हैं। अच्छा जैसे गवर्नमेंट कौन सा एग्जाम देते हो इसके गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट लैब्स में अगर आपको जाना है तो एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डी ट्रिपल एसबी, फैक्ट, फैक्ट प्लस ये सारे स्पेसिफिक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होते हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हुँ। और फैक्ट एंड फैक्ट प्लस जो होता है वो स्पेसिफिकली सिर्फ जिसने एमएससी फॉरेंसिक साइंस करा है वही दे सकता है। और इन्हीं के बेसिस पे फिर आपको डिफरेंट लैब्स में सेंट्रल हो गए, स्टेट हो गए और जितने भी मोबाइल लैब्स हो गए, रीजनल लैब्स, इवन सीबीआई, आईबी और सीआईडी में भी जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, वो एसएससी, यूपीएससी के ही थ्रू निकलती हैं, इन्हीं के थ्रू आप जा सकते हो। तो इनकी प्रिपरेशन सबको करनी होती है। आप स्पेसिफिक सिलेबस है, ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग-वोचिंग बहुत ज़्यादा सालों से पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी पढ़ के आप इज़िली क्रैक कर सकते हो। पर स्पेसिफिक सिलेबस होता है इनका, जो आपको पढ़ना पड़ता है, तभी निकलेगा ये एग्ज़ाम। मतलब अभी मतलब फॉरेंसिक में मतलब फुल डिपेंडेंसी है। पूरी 100% मतलब उसके बिना आप कोई क्राइम कर ही सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। हुँ। तो आपको मज़ा आ रहा है लाइफ में मतलब इतना करके मतलब 5-6 साल हो गए आपको? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बड़े-बड़े क्राइम सीन्स देखने बाकी हैं अभी नहीं लाइफ में। चाहते हो कि क्राइम हो, मत चाहो ही मत। क्राइम तो होगा, है, वो तो होगा। नो डाउट मतलब क्राइम कभी कम नहीं होगा। कलयुग है, क्राइम बढ़ेगा, हाँ। ये तो गारंटी बात है। जो वो बोलते हैं ना कि इंसान इंसान को मार के खाएगा, वो होगा और हो रहा है। तो क्राइम नहीं रुकेगा। तो हमारा तो काम बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना करें उतना काम। देखो कितना मज़ा आ रहा है आपको क्राइम हो रहा तो। चलो कोई बात नहीं, ये तो अपना-अपना काम है, ऐसे मज़ाक की बात है ऐसी स्टोरी। एग्ज़ैक्टली। पर ठीक है। प्रियांशी जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए एंड इतनी शानदार बातें बताई आपने आज। ठीक है, पर और बातें मैं निकलवा सकता था पर आपने बोला नहीं आज, कोई बात नहीं। ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम बुलाऊँगा आपको। जब आप प्राइवेट एजेंसी में जाओगे जब शायद मैं रिटायर हो जाऊँ उसके बाद बताऊँगी। होगा तब आप आने वाले 10-15 साल बाद जब आपके पास एकदम भर के केसेस होंगे, तब आप मेरे को बताना और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस। श्योर, श्योर, बिल्कुल। आई होप यू एन्जॉयड दिस कन्वर्सेशन। डेफिनिटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।